तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ जुड़े हुए वीडियो में हम लोगों ने मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है, गैंग्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, टाइप ऑफ ओर्स भी हम लोगों ने देख लिए, और जो डिफरेंट डिफरेंट लेस रिएक्टिव मेटल्स है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है और हाई रिएक्टिव मेटल्स है, उसके एग्जांपल्स भी देख लिए। अगर आप लोगों ने ये सब कुछ नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप लिख सकते हो। फिर से एक बार देख लेते हैं अकरेंस ऑफ मेटल, ये इसके स्क्रीन शॉट लेके भी आप लोग लिख सकते हो। मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है, देन गैंग क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अदरवाइज एक वीडियो इसके ऊपर और डाला ही है मैंने, तो उसको आप देख लेना, तो कंटिन्यू हो जाएगा आपका। एक्सट्रैक्शन में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उसमें कंसंट्रेशन के लिए जो चार मेथड यूज़ की जाती है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था। और कन्वर्जन ऑफ द ओर इनटू ऑक्साइड भी आधा हम लोगों ने देख लिया था। अगर नहीं देखा है तो आप पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, और अदरवाइज यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भी ये वाली इक्वेशंस आप लिख सकते हो। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज as iron, zinc, lead and copper moderately reactive, present as a sulfide or carbonate in nature। तो सल्फाइड एंड कार्बोनेट जो है वो आसानी से दूर नहीं होते हैं, इसीलिए ऐसे वाले ओर्स को जो है उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद जो है मेटल इजीली हमें मिल जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर तो हम लोगों ने देख लिया। मेटल जो हाईली रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे हमें प्योर मेटल के फॉर्म में मिलती है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर्स। तो जो मेटल हाईली रिएक्टिव है उसको पहले मोल्टन स्टेट में लाया जाता है और उसके बाद ही उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। वैसे सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है, इसीलिए उसको मोल्टन स्टेट में लाना बहुत ज़रूरी है। देन आफ्टर अगर बात करें तो जिंक, आयरन, कॉपर जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल वाले पार्ट में होती है, वो जनरली कौन से फॉर्म में होती है डियर स्टूडेंट्स? वो होती है कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में। तो उसका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किया जाता है, तो फिर वो ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर बाद में उसका रिडक्शन किया जाता है। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। फिर ऑक्सीजन जो है दूर करने पे जो मेटल मिलती है उसके बाद वो प्योर फॉर्म में नहीं होती है, तो लास्ट वाला स्टेप जो है वो प्योरिफिकेशन का होता है। तो उसके बाद हमें मेटल जो है वो प्योर स्टेट में मिलती है। अभी कुछ लो रिएक्टिविटी सीरीज वाली मेटल की हम बात करें तो जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम मेटल जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर देखने जाए तो लेस रिएक्टिव होती है। डियर स्टूडेंट्स, हाईली रिएक्टिव में कौन सी मेटल आएगी? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारी मेटल जो है यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके फिर प्योर मेटल हम पाएंगे, जबकि मॉडरेटली रिएक्टिव का कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करेंगे और बाद में ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे। और यहाँ पे जो लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स जो है लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, वो जनरली सल्फाइड के फॉर्म में होती है। उसके कंपाउंड्स जो है वो सल्फाइड्स वाले होते हैं। उसका रोस्टिंग करने पे वो मेटल मिलती है जो कि प्योर फॉर्म में नहीं होती है, तो रिफाइनिंग करके उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो टर्म जो है बार बार यूज़ हो रहे हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। यहाँ पे भी देखो रोस्टिंग, तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग क्या है वो देखते हैं। Roasting, the sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air. This process is called roasting.
तो जो ओर्स होते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा एयर के प्रेजेंस में जब हम हीटिंग करते हैं तब वो ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है बच्चों, उसी को बोलते हैं रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन, द कार्बोनेट ओर्स आर changed into oxide by heating strongly in limited air. दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। तो आप बच्चों देख सकते हो कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में फ़र्क क्या है। यहाँ पे सल्फाइड ओर्स थे, यहाँ पे कार्बोनेट ओर्स थे, यहाँ पे एक्सेस एयर है और यहाँ पे लिमिटेड एयर है। तो बच्चों समझ में आ गया कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो अब उसके एग्जांपल्स देखते हैं। जिंक सल्फाइड जो है उसका एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग करने पे जिंक ऑक्साइड मिलता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। अब यहाँ पे दूसरा जो एक और है जिंक कार्बोनेट, उसका हीटिंग करते हैं, यहाँ पे लिमिटेड एयर होता है तो वो भी क्या हो जाता है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। बच्चों यहाँ पे भी जो है पॉल्यूशन क्रिएट होगा, पॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा। अब देखते हैं रिडक्शन बाय कार्बन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको दूर करने के लिए कार्बन का यूज़ होता है, क्योंकि कार्बन को जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत एफिनिटी है, मतलब बहुत प्यार है उसको। तो वो हमेशा क्या ट्राई करेगा, कहीं से भी ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करने की ट्राई करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, ये भी पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, जिंक मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में मिलेगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कई बार जो है कार्बन की जगह पे कुछ मेटल ऐसी यूज़ की जाती है कि जो जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है उसकी कंपेयर में हाई रिएक्टिव है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ऐसी वाली मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो वो जो है दूसरी मेटल को धक्का देके दूर हटा देगी और उसकी जगह ले लेगी। याद करो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद करो। वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग देखना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है मैंगनीज ऑक्साइड का, उसका रिएक्शन जब एल्यूमिनियम के साथ करेंगे तो एल्यूमिनियम जो है मैंगनीज की कंपेयर में उसका रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होता है। तो वो रिएक्टिव होने के कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड में से Mn को क्या करेगी, धक्का दे देगी, हटा देगी, उसकी जगह ले लेगी भाई। इसीलिए तो ये वाले रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है बच्चों। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और Mn जो है वो अलग थलग रह जाएगा, और बस हमें तो वही चाहिए ना भाई, Mn जो है लिक्विड स्टेट में हमको मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये वाले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो जनरली क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। Fe2O3 यानी कि आयन ऑक्साइड जो है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होके यहाँ पे भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, Al2O3 प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और हमें जो चाहिए वो आयन मिल जाएगा लिक्विड स्टेट में। डियर स्टूडेंट्स, याद करो फर्स्ट वाला चैप्टर मैंने आप लोगों को ये वाला रिएक्शन सिखाया था। ये वाला जो रिएक्शन है वो रेलवे के ट्रैक को या फिर कोई मशीनरीज क्रैक हो जाती है तब उसको ज्वाइंट करने के लिए यूज़ होता है। डियर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे डायग्राम जो है, पिक है जो आपके सामने, उसमें क्या है, क्या दिखाया है, एक इंसान जो है रेलवे के ट्रैक को ज्वाइंट कर रहा है। सो ये वाला रिएक्शन जो है उसको थर्मिट रिएक्शन या थर्मिट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कौन सा वाला रिएक्शन है कि जो रेलवे के ट्रैक को जोड़ने में काम आता है। तो आपको ये थर्मिट प्रोसेस लिखना है और ये वाला रिएक्शन भी आप लोगों को लिखना है। Fe2O3 सॉलिड प्लस 2Al सॉलिड इज इक्वल टू 2Fe लिक्विड प्लस Al2O3 सॉलिड प्लस हीट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो
तो जनरली ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होती है ये सारी मेटल्स, और वो जनरली उसके ओर्स जो है वो हैलाइड्स के फॉर्म में या ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं। तो जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, आप सबको पता है सी वाटर में बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में मिलता है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी सी वाटर में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर उसमें से हमें सोडियम या मैग्नीशियम का या फिर कैल्शियम का या एल्यूमिनियम का जो है उसके पर्टिकुलर ओर में से एक्सट्रैक्शन करना हो, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कार्बन जैसा कोई रिड्यूसिंग एजेंट काम में नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो मेटल्स है उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ बहुत ही ज़्यादा एफिनिटी होती है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इसीलिए जो है कार्बन इसके ऑक्सीजन को हटा नहीं पाता, इसीलिए पर्टिकुलर मेथड का यूज किया जाता है, और वो मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कौन सी मेथड है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो यहाँ पे जो है कैथोड और एनोड लिए जाते हैं। इसमें जो इम्प्योर मेटल है उसको उसका एनोड बनाया जाता है, और प्योर मेटल का कैथोड बनाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें से कंडक्ट की जाती है, और यहाँ पे जो मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है अ, उसको मॉल्टन स्टेट में लिया जाता है। बच्चों मैंने पहले भी बोला था कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस मॉल्टन स्टेट में होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि ऑपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो कैथोड जो होता है वो कैथोड कैसा होता है? कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो है तो डेफिनेटली किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर? सोडियम को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो कैथोड के ऊपर कौन सी मेटल जमा होगी? कैथोड के ऊपर मेटल जमा होगी, वो होगी सोडियम मेटल। और एनोड के ऊपर कौन सी मेटल जाएगी? एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो उसके ऊपर जाएगा Cl माइनस जो है। ओके, तो यहाँ पे जो है इस तरह से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट वाला टॉपिक देख लेते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो यहाँ पे एनोड है, कैथोड है, जैसे मैंने पहले बोला वैसे। कैथोड क्या होता है? कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है, और एनोड क्या होता है बच्चों? वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ पे आप लोग बैटरी जो है उसके टर्मिनल देख पा रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव की साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव की साइन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्योरिफिकेशन करने के लिए जो मेटल का प्योरिफिकेशन करना होता है तो किस तरह से किया जाता है कि यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसको एसिडिफाई किया है। एसिडिफाई इसलिए किया गया है ताकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से क्या हो? पास हो। और एनोड है, कैथोड है, और एनोड और कैथोड क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एनोड है वो इम्प्योर मेटल है, और कैथोड जो है वो प्योर मेटल है डियर स्टूडेंट्स। और वही सेम मेटल का सॉल्यूशन लिया जाता है, उसके अंदर एसिड डाला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो होगा क्या? ये वाले सॉल्यूशन के अंदर से जो भी मतलब जैसे कि कॉपर का यहाँ पे प्योरिफिकेशन हो रहा है, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर के जो आयंस है वो धीरे धीरे कैथोड की ओर जाएंगे। कैथोड की ओर क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज है, तो वो कॉपर को अट्रैक्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में से जितने कॉपर के एटम जो है वो यहाँ पे कैथोड के ऊपर जाएंगे, उतने ही जो कॉपर आयंस जो है वो एनोड के अंदर से निकल के सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे। जितने सॉल्यूशन के अंदर से आयंस कैथोड की ओर जाएंगे, उतने ही आयंस एनोड में से निकल के सॉल्यूशन में जाएंगे बच्चों। और यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बैलेंस रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इम्प्योरिटीज जो है, यहाँ पे सिर्फ कॉपर निकलेगा तो साथ में ऐसा नहीं, कॉपर के साथ में इम्प्योरिटीज भी जो है सॉल्यूशन में निकलेगी और वो यहाँ पे आके नीचे बैठ जाएगी। उसको बोला जाता है एनोड मड। वो एनोड मड इसलिए कहा जाता है कि जिस तरफ एनोड है, इम्प्योरिटी वाला जो हमने एनोड बनाया है उसमें से निकलता है, ठीक डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए उसको एनोड मड बोला जाता है। ये था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इस तरह से दूसरी मेटल का भी रिफाइनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स। तो हमें इस तरह से जो है मेटल प्योर फॉर्म में मिलती है। तो ये था रिफाइनिंग वाला पार्ट। अब हम ये वाले चैप्टर में दो पॉइंट बाकी जो है, कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, जो कि मैंने चैप्टर नंबर 1 में एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दूँगी, तो वो वाला देख लीजिए। तो ये वाला चैप्टर नंबर 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। बाय, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स। लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ये वाला डायग्राम जरूर ड्रॉ करना। थर्माइट रिएक्शन भी याद कर लेना, क्योंकि ये थर्मिट रिएक्शन जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इवन ये वाला टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लेना, और वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर।